नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम अब तक भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठार के 2-3 पठारों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने मालवा के पठार के बारे में पढ़ा, छोटा नागपुर पठार के बारे में देखा और उसके साथ में 2 छोटे छोटे बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में भी पढ़ा। इस लेक्चर में हम बाकी के और जो पठार हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हेडिंग लगाते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। नक्शा बना लेता हूं हल्का सा, उधर साइड जाएगा ये। आज हमको शिलोंग का पठार पढ़ना है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में ये वाले एरिया में इसको दिखाना है हमको, ठीक है। यहाँ एक पठार बनेगा, उसे हम कहेंगे शिलोंग का पठार, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने अब तक मालवा पठार देखा। मालवा पठार के बाद अपन ने कल छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करते हैं मेघालय के पठार से, जिसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। मेघालय पठार। मेघालय पठार लिखना शुरू कीजिए, नोट्स बनाइए। मेघालय पठार, इसके अन्य नामों के बारे में बात करते हैं पहले, और कौन कौन से नाम से हम इसे पुकारते हैं। मेघालय पठार के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? इसे शिलोंग पठार भी कहते हैं, कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं, उत्तरी कचार पहाड़ियां भी कहते हैं, उत्तरी कचार पहाड़ियां। तो याद रखिएगा, अगर इनमें से कोई नाम आए तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब मेघालय का पठार ही समझना। मेघालय का पठार, इसके अन्य नाम कौन कौन से हुए? कार्बी एंगलोंग पठार, शिलोंग पठार और उत्तरी कचार पहाड़ियां। ये है कहाँ पर? ये उत्तर पूर्व में है। नक्शे में आप देखोगे, ये मेरे से अच्छा नक्शा नहीं बना, आप इसको कच्चे चित्र के रूप में समझे। यहाँ हमने कल देखा मालवा का पठार, यहाँ था छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार के बाद जब आगे की तरफ जाएंगे तो भारत का जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र आएगा, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र आएगा। यहाँ मेघालय जहाँ है, उस मेघालय के अंदर जो पठारी प्रदेश है, जो पठार है, उसे अपन मेघालय का पठार कहते हैं। और उसके अन्य नामों में शिलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तरी कचार पठार पहाड़ियां, ये इसके अन्य नाम है। इन नामों से भी इसे पुकारते हैं। स्थिति हमको मालूम पड़ी, भारत के उत्तर पूर्व दिशा में आएगा। एक्चुअल में ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार ही है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। उत्तर पूर्व की तरफ जाने पर यहां तक जहां हमारा प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। ये जो गैप बना ना, ये नदियों के द्वारा मिट्टी के जमा करते रहने से यहाँ पर बांग्लादेश के इलाके में मैदान सा बन गया है। ओरिजिनली ये पूरा क्या है? पठारी प्रदेश रहा होगा पुराने समय में। तो ये वाला इलाका रहेगा मेघालय पठार, मेघालय पठार, ठीक है। स्थिति के बारे में हमको मालूम पड़ा। इसके अन्य नाम देखिए, उत्तर पूर्व में ये इसकी स्थिति है। इसके आगे देखते हैं मेघालय पठार के बारे में और क्या क्या जानकारियां हमको रखनी है। यहाँ एक पहाड़ियों की सीरीज है, यहाँ पर एक पहाड़ियों की सीरीज आपको याद रखनी है, गारो, खासी, जैंतिया। इस मेघालय पठार पर एक पहाड़ियों की सीरीज है, उसे कहते हैं गारो, गारो खासी। इस चित्र से बनाने ताकि याद रहे आपको, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये पहाड़ियों की सीरीज आपको कहां मिलेगी? मेघालय पठार पर मिलेगी। ये तो रहेगी पश्चिम दिशा में मेघालय के, मतलब यहां से शुरू करोगे तो यहां सबसे पहले कौन सी मिलेगी? गारो मिलेगी। फिर उसके बाद ये पूर्वी दिशा में आगे की तरफ इनको पूर्वी विस्तार के रूप में माना जाता है। तो मेघालय पठार के पश्चिमी विस्तार में कौन सी पहाड़ी है? गारो पहाड़ी। मतलब इधर से जब जाओगे तो पहले कौन सी पहाड़ी आएगी? गारो पहाड़ी, उसके बाद में खासी, जैंतिया। इन तीनों को एक समूह में आप याद रखोगे, गारो, खासी, जैंतिया। और इन तीनों के आगे ये जो पहाड़ियां बनी ना तीनों, ये
इन तीनों के आगे दो पहाड़ियां और है, मिकिर और रेगमा। इनका नाम क्या है? मिकिर और रेगमा। इनका ही और आगे पूर्वी विस्तार जब माना जाएगा तब उसमें दो पहाड़ियां और जोड़ देनी है, मिकिर और रेगमा। तो याद क्या करना अपने को? गारो, खासी, जैंतिया। कुल मिलाकर आपको 5 पहाड़ियों का एक समूह याद रखना है। ये सवाल पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इनकी स्थिति को दर्शाने वाले सवाल बनकर के आ सकते हैं। मेघालय पठार की जो पहाड़ियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सवाल पूछा जा सकता है और पहाड़ियों के क्रम में फेरबदल किया जा सकता है एमसीक्यू वाले सवालों में। तो यहां आपको क्या याद करना है? सबसे पहले तीनों याद करनी है, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों कहां है? मेघालय के अंदर है। पश्चिमी दिशा में कौन सी है? इधर से जाओगे तब गारो मिलेगी सबसे पहले, उसके बाद में खासी और जैंतिया आएगी और उन दोनों के बाद में मिकिर और रेगमा। और इनका विस्तार अधिकांश कहाँ है? असम में। इनका विस्तार कहाँ मिलेगा? असम में। और इन तीनों का विस्तार मिलेगा मेघालय में। ये इतना आप एक क्रम के रूप में इन पहाड़ियों को याद करेंगे। गारो, खासी और जैंतिया, मिकिर, रेगमा, 5 पहाड़ियों का यही क्रम आप याद रखो। पहले गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, मिकिर और रेगमा। इनका क्रम ऐसे ही याद करना है। सवाल यहां से बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसके बाद शिलोंग जो है, शिलोंग खासी पहाड़ी पर, इसे भी याद रखो। शिलोंग कहां पर है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ये शिलोंग कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी। गारो के बाद में आएगी खासी पहाड़ी, तो शिलोंग कहां पर होगा? खासी पहाड़ी पर है। यह सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है, मेघालय पठार के बारे में बताया जाता है। तो शिलोंग कहां पर है? खासी पहाड़ी पर है। इसके बाद देखा जाए, एक नाम सुना होगा मनसिमराम। मनसिमराम भी यहीं पर है। मनसिमराम, सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड यहां पर था। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मनसिमराम, चेरापूंजी, ये भी कहां पर है? मेघालय के अंदर ही है। ये भी आपको यहां से याद करना है। सबसे ऊंची चोटी, ये भी पूछा जाता है। सबसे ऊंची चोटी किसकी? मेघालय पठार। मेघालय पठार की ऊंची चोटी में आपको क्या याद करना है? शिलोंग चोटी। शिलोंग चोटी ऊंचाई कितनी मीटर है ये याद करने की आवश्यकता नहीं। आपको चोटी का नाम देकर के स्थान पूछ लिया जाएगा, कौन से पठार से संबंधित है। शिलोंग चोटी, नाम नहीं छुपा हुआ है, मेघालय पठार या शिलोंग पठार। दूसरी एक और चोटी है नोकरेक। सवाल यहां से परेशानी होती है क्योंकि नोकरेक नाम इससे इसका कनेक्शन नहीं मिल रहा आपको, इसलिए ये वाली याद करनी जरूरी है। दोनों चोटियां कहां पर है? मेघालय पठार की चोटियां हैं, शिलोंग चोटी और नोकरेक चोटी। मेघालय पठार की दोनों चोटियां हैं, ये हमको याद रखना है। इस तरह से हमने मेघालय पठार के बारे में चीजों को पढ़ा। ये इस प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी पूर्वी विस्तार है, इसी का हिस्सा है जो इससे अलग होकर, विलगित होकर आगे की तरफ उभर करके सामने आया। ये जो गैप है ना, इसको राजमहल गारो गैप कहा जाता है। यहाँ राजमहल पहाड़ियां, उन्हीं राजमहल पहाड़ियों का उत्तरी पूर्वी विस्तार इसे माना जाता है। तो मेघालय पठार इस तरह से हमने पढ़ा। इसमें जो सामान्य जानकारियां थी वो हमने एक साथ देखने का प्रयास किया। यहाँ मेघालय पठार से इस तरह के सवाल बनते हैं। आपको 5 जो चोटियां लिखाई मैंने, उनको अच्छे से, उन पहाड़ियों को अच्छे से याद करोगे। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा, इन 5 को एक क्रम में याद रखोगे, इनसे सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। शिलोंग कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। नोकरेक चोटी किस पठारी प्रदेश में है? तो मेघालय पठारी प्रदेश में है। मनसिमराम, चेरापूंजी बचपन से याद करते हैं, याद रह जाएगा। ये वाली चीजें हमें इस मेघालय पठार से समझने को मिली। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। इसमें क्या है? इसका विस्तार सबसे देख, स्थिति विस्तार कहां से कहां तक। दक्कन के पठार का विस्तार कहां से कहां तक है, इसको अपने को एक मोटे मोटे रूप से समझना है। दक्कन का पठार में आपको लिखना है सतपुड़ा से, सतपुड़ा
पश्चिमी घाट, साथ साथ में नोट्स लिखते रहे आप, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य। सतपुड़ा, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सतपुड़ा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है वो दक्कन का पठार कहलाए। ठीक है, कल हमने देखा यहां अरावली, यहां विंध्याचल, यहां एक सतपुड़ा और है। ठीक है, ये कौन सी है? ये जो पर्वतमाला थी, कल हमने मालवा पठार पढ़ा, ये मालवा है, यहां पर छोटा नागपुर, ठीक है, यहां पर बघेलखंड था, यहां बुंदेलखंड था। चीज देखिए अपने कल, अरावली पर्वतमाला यहां से, ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा। तो सतपुड़ा और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में ये जो इलाका होगा ये कहलाता है, पश्चिम दिशा में है तो ये कहलाएगा पश्चिमी घाट, ये भाग कहलाता है पश्चिमी घाट, और ये भाग पूर्व में तो ये कहलाता है पूर्वी घाट। इसके बीच का जो क्षेत्र है ना ये वाला, इसे कहते हैं दक्कन का पठार। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? दक्कन का पठार कहते हैं। बहुत बड़ा भाग है और पूरे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई पठारी प्रदेश है तो वो दक्कन का पठार। स्थिति समझ में आई आपको? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र, ये वाला इलाका क्या कहलाता है? इसे कहते हैं दक्कन का पठार। ये हमने इसकी स्थिति के लिए कर ली। इसके बाद देखो मिट्टी कैसी है? नो डाउट काली मिट्टी होगी। पूरे पठारी प्रदेश में मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी यहाँ की मिट्टी है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी? क्योंकि पूरे भाग को अपन एक साथ कह देते हैं कि दक्कन का पठार है, किंतु इसको क्षेत्रवार इसके अलग अलग नाम भी पड़े हुए हैं। हर क्षेत्र में इस पठार के भागों को अलग अलग नाम से जाना जाएगा, तो वहां हमको उन नामों को अलग अलग तरीके से और वहां की विशेषताओं को हमें हल्का हल्का याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जो महाराष्ट्र के इलाके में होगा, ठीक है, उसे कहेंगे मराठवाड़ा का पठार या महाराष्ट्र का पठार। दक्कन के पठार में पूरा नाम तो दक्कन का पठार है, किंतु अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, क्षेत्रों के हिसाब से भी उसके अलग अलग भागों के नाम पड़े हुए हैं, उन्हें भी अपने को याद रखना है और उनकी छोटी छोटी विशेषताएं अगर वहां से सवाल बनते हैं उन्हें भी याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखें कि महाराष्ट्र के इलाके में दक्कन का पठार पड़ा, उसे तो कहेंगे महाराष्ट्र का पठार। अधिकतर उनके राज्यों के नाम पर ही है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में दक्कन के पठार का जो भाग आता है उसे कहते हैं महाराष्ट्र का पठार या मराठवाड़ा का पठार, ठीक है। जो तेलंगाना के क्षेत्र में आता है उसे कहते हैं तेलंगाना का पठार, थोड़ा आंध्र प्रदेश भी इसमें आ जाएगा। रोयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश के पठार के साथ है। फिर देखेंगे अपन जो मैसूर का पठार, जिसे कर्नाटक पठार भी कहते हैं। कर्नाटक के इलाके में जो पठार पड़ा उसे मैसूर पठार या कर्नाटक पठार। फिर आएगा दंडकारण्य प्रदेश, एक इलाका आएगा जिसे कहेंगे दंडकारण्य प्रदेश। ये 3-4 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। इसमें आपको क्या मिलेगा? थोड़ा सा महाराष्ट्र का पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, उड़ीसा का पार्ट मिलेगा, छत्तीसगढ़ के इधर का दक्षिण का पार्ट मिलेगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का उत्तरी क्षेत्र मिल जाएगा। ये बीच का एक इलाका आएगा जिसे दंडकारण्य प्रदेश भी कहेंगे, जहां नक्सलवाद की समस्या बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ का इलाका जो एक मैदानी भाग है, निम्न भूमि बोलते हैं, छत्तीसगढ़ निम्न भूमि, वो भी इसी का हिस्सा है, तो थोड़ा भाग छत्तीसगढ़ का भी आएगा। उड़ीसा की गृहजात पहाड़ियां, गठजात पहाड़ियां, वो भी इसी का हिस्सा है। तो इसके अलग अलग प्रकार हो जाएंगे। दक्कन के पठार को एक साथ ना पढ़ करके इसको दक्कन का पठार अपन कहेंगे मोटे तौर पर, किंतु इसके भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, उन्हें भी अपने को याद करना है और उनकी छोटी छोटी विशेषताएं अगर बनती है तब उनको अपन लिख लेंगे। तो पहला चीज हमने क्या किया, इसकी स्थिति को देखा। पूरा दक्कन का पठार कहां से कहां तक है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का क्षेत्र दक्कन का पठार कहलाता है। इसके भाग, क्षेत्रवार इसके भाग, उनके नाम क्या है इसको लिख लीजिए। क्षेत्रवार जो भाग है मैं उनको एक एक करके आपको लिखा रहा हूं। महाराष्ट्र का पठार, ये सब दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। इनमें अपन छोटे छोटे जिन जिन क्षेत्रों में वहां के हिसाब से उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो पहला महाराष्ट्र का पठार,
इसमें क्या आएगा, लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र, ब्रैकेट में लिख दो पश्चिमी घाट के क्षेत्र को छोड़कर। मराठवाड़ा का पठार यानी महाराष्ट्र का पठार, इसमें लगभग महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा इसमें आ जाएगा। छोड़ना कौन सा भाग है, जो पश्चिमी घाट, जो सह्याद्री का इलाका है, उस पश्चिमी घाट के हिस्से को छोड़ दो, लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र। और या कहो तो आप इसमें दंडकारण्य प्रदेश में जो हिस्सा आता है ना, उत्तरी पूर्वी, क्या नाम इसका, पूर्वी महाराष्ट्र का भाग, उसको थोड़ा सा छोड़ दो, दंडकारण्य का भाग। पश्चिमी घाट का क्षेत्र और दंडकारण्य के क्षेत्र को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी का जो महाराष्ट्र बचा वो सारा का सारा महाराष्ट्र पठार का हिस्सा है। निर्माण किससे हुआ इसका, बेसाल्टिक लावा से, बेसाल्टिक लावा से निर्माण, बेसाल्टिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। सारे महाराष्ट्र का ये इलाका है, ये हमें इसमें याद रखना है। अजंता की पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां, गोविंदगढ़ पहाड़ी, ये सभी इसी के अंदर आपको मिलेगा। अजंता पहाड़ी, गोविंदगढ़ पहाड़ी आदि यहाँ पर पहाड़ियों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। मराठवाड़ा का पठार हम पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के पठार में लगभग महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा, ठीक है, जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है और जो थोड़ा सा दंडकारण्य प्रदेश में पूर्वी महाराष्ट्र के रूप में चला जाता है, उसको छोड़ दो, बाकी महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा इसी में आएगा। निर्माण कैसे, बेसाल्टिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। और इसकी पहाड़ियों में आपको अजंता पहाड़ियां, गोविंदगढ़ पहाड़ी, एक दो एग्जाम्पल और मिल जाएंगे। इसी प्रकार की यहाँ पर पहाड़ियां, उनको पहाड़ियों में एक साथ में लिखा दूंगा जब पहाड़ियों पढ़ाऊंगा। ये यहाँ की पहाड़ियां। इस प्रकार से ये महाराष्ट्र के पठार के बारे में बात हुई। आगे बढ़ते हैं। तो पहला महाराष्ट्र का पठार देखा, इसके बाद हम देखते हैं इसमें इसी का हिस्सा है दक्कन के पठार का अगला हिस्सा कर्नाटक का पठार। महाराष्ट्र के इधर कर्नाटक का पठार आएगा, तो इसकी स्थिति क्या होगी, महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में, सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में कर्नाटक यानी मैसूर, इसका दूसरा नाम क्या है, मैसूर का पठार, इसका अन्य नाम क्या है, मैसूर का पठार। तो कर्नाटक पठार यानी मैसूर का पठार स्थिति कहाँ है, महाराष्ट्र पठार के दक्षिण में। इसमें कुछ ज्यादा आपको याद नहीं रखना। उत्तरी भाग पहाड़ी के रूप में, मतलब पठार के रूप में, और दक्षिणी भाग इसका मैदानी माना जाता है। कोई काफी सीरियस बात इसमें नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। उत्तरी भाग इसका पहाड़ी क्षेत्र के रूप में माना जाता है और दक्षिणी भाग मैदानी भाग के रूप में माना जाता है। यहाँ की चोटियां कौन कौन सी, यहाँ की चोटियों में आपको याद करना है कद्रेमुख, कद्रेमुख चोटी आपको याद रखनी है। एक बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, याद रखोगे, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां भी यहीं पर है, कद्रेमुख चोटी, बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां भी हमको इसी इलाके से याद करनी है। बाबा बुदन की पहाड़ियों में एक चोटी मिलेगी आपको, मुलानगिरी, मुलानगिरी चोटी, ये भी यहीं पर है। बाबा बुदन की पहाड़ियों में एक मुलानगिरी चोटी है और इसे ही सबसे ऊंची चोटी इस इलाके की माना जाता है, सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक पठार, मुलानगिरी चोटी। बाबा बुदन पहाड़ियां, मुलानगिरी चोटी और कद्रेमुख चोटी, इन्हें आप मैसूर के पठार के साथ याद रखेंगे। कद्रेमुख चोटी, बाबा बुदन की पहाड़ियां और मुलानगिरी चोटी, ये चोटियां कर्नाटक पठार के एग्जाम्पल में आपको याद रखनी है। ये हुआ कर्नाटक का पठार। इसके आगे बढ़ते हैं फिर अपन तीसरा है दंडकारण्य प्रदेश।
दंडकारण्य प्रदेश, इसमें कई राज्यों का समूह, ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, दंडकारण्य प्रदेश में आपको विस्तार कहां से मिलेगा? पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा का क्षेत्र, तेलंगाना का क्षेत्र, ये हिस्सा है आपको इसके अंदर मिलेगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा का क्षेत्र, तेलंगाना का हिस्सा, इस भाग में इसे कहेंगे दंडकारण्य प्रदेश। इस हिस्से को कहेंगे दंडकारण्य प्रदेश। थोड़ा महाराष्ट्र का हिस्सा, फिर छत्तीसगढ़ का नीचे का हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, ओडिशा का हिस्सा उधर से मिलेगा और तेलंगाना का थोड़ा सा हिस्सा। ये जो पार्ट बनता है इसे कहेंगे दंडकारण्य प्रदेश। नक्सल प्रभावित है, कैसा है? नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नक्सलवाद की समस्या यहाँ पर काफी रहती है। टिन का भंडार है, टिन का भंडार, खनिज होता है टिन, यहाँ पर टिन काफी ज्यादा पाया जाता है। जनजाति यहाँ जो निवास करती है, याद रखोगे, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति का निवास। दंडकारण्य प्रदेश में गोंड जनजाति का निवास स्थान होता है। गोंड जनजाति इस प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस तरह से हमें दंडकारण्य प्रदेश के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ओडिशा का क्षेत्र, तेलंगाना, इनका एक क्षेत्र मिलकर के ये हिस्सा जो बनता है दंडकारण्य प्रदेश बनता है। टिन यहाँ पर काफी मात्रा में पाया जाता है। और जनजाति यहाँ की कौन सी अधिकांश पाई जाती है? गोंड जनजाति के लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। ये हमने दंडकारण्य प्रदेश के बारे में देखा। इसके आगे चलते हैं फिर छत्तीसगढ़ निम्न भूमि। अगला कौन सा देखते हैं? छत्तीसगढ़ निम्न भूमि। छत्तीसगढ़ निम्न भूमि एक मैदानी सा क्षेत्र है। पठारी प्रदेश में एक मैदानी क्षेत्र मिलेगा छत्तीसगढ़ निम्न भूमि। तो नाम से पता है कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसे धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान की खेती काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर होती है। ठीक है, तो धान का कटोरा, फसल काफी अच्छी होती है इस इलाके में, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। महानदी बेसिन है एक तरह से ये, महानदी बेसिन। महानदी यहाँ पर इधर से बहती है, तो महानदी बेसिन इसे माना जाता है। ये छत्तीसगढ़ निम्न भूमि कहाँ हुई? छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। कहाँ मिलेगा आपको? दंडकारण्य के उत्तर में। दंडकारण्य प्रदेश के उत्तर, दंडकारण्य प्रदेश के उत्तर में, ये दंडकारण्य है, इसके उत्तर में ये जो इलाका मिलेगा इसे कहोगे छत्तीसगढ़ निम्न भूमि। और ये दंडकारण्य प्रदेश के उत्तर में है। महानदी बेसिन इसे प्रवाहित करती है। धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस तरह से हमने देखा छत्तीसगढ़ निम्न भूमि के बारे में। ये सभी इसके दक्कन के पठार के प्रकार है। ये सभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट, ये सभी दक्कन के पठार के अलग अलग भाग है। मूल रूप से तो क्या है? दक्कन का पठार है, किंतु अलग अलग क्षेत्रों में से इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इसलिए इनको अपन अलग अलग देख रहे हैं। इसके बाद क्या पढ़ें? इसके बाद देखते हैं तेलंगाना है, इसका गडजात पहाड़ी। गडजात पहाड़ी, गडजात पहाड़ियां का विस्तार कहां पर है? ओडिशा में। सिंपल सा याद रखो, ज्यादा यहां से कुछ नहीं याद करना। गडजात पहाड़ियां कौन से राज्य में पाई जाएगी? ओडिशा में। ये जो इलाका होगा ना, ये वाला, ये गडजात पहाड़ियों का इलाका। ठीक है, तो गडजात पहाड़ियां। इसके बाद देखें यहाँ की ऊंची चोटी मलेगिरी। मलेगिरी चोटी यहां से याद रखोगे। मलेगिरी चोटी कहां पर है? आपके ओडिशा में है और गडजात पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। ये
मलयगिरी के बारे में याद रखोगे। और गडजात पहाड़ियाँ कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ सॉरी उड़ीसा के अंदर है। ये दो जानकारी इस वाले क्षेत्र से, गडजात पहाड़ियों के क्षेत्र से याद। हालांकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पर मैं इसको पठार के साथ में इसको एडजस्ट करके पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से अगला बनेगा तेलंगाना का पठार। इसके बाद में कौन सा पठार आएगा? तेलंगाना का पठार। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सिंपल सी बात, इसका इलाका होगा तेलंगाना। तेलंगाना क्षेत्र में ये पठार है। इसका भी उत्तरी क्षेत्र कैसा है? पठारी है। और दक्षिणी क्षेत्र इसका मैदानी है। तेलंगाना पठार का उत्तरी भाग जो है वो कैसा है? पठारी है। और दक्षिणी भाग कैसा है? मैदानी। और ये इलाका जो होगा ये तेलंगाना पठार का इलाका माना जाएगा। कच्चे क्षेत्र के रूप में आप इनको चाहे तो अंकित करते जाए। तेलंगाना का क्षेत्र, तेलंगाना का ये पठारी क्षेत्र। और ये पहले ये आंध्र प्रदेश के साथ था, विभाजन के बाद इसको केवल तेलंगाना राज्य के अंदर ही मानेंगे। इसके बाद में एक और लिख लीजिए, रॉयल सीमा का पठार। रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार कहाँ पाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। रॉयल सीमा का पठार कौन से क्षेत्र में आएगा? आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्र में रॉयल सीमा का पठार मिलेगा। इस तरह से ये हमने पठार देखे। और कौन सा बचा इसके अंदर? आई थिंक सारे हो गए हैं। मराठवाड़ा हुआ, मैसूर हो गया कर्नाटक, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य प्रदेश, गडजात पहाड़ियां हो गई, छत्तीसगढ़ का निम्न भूमि हुआ, और ये तेलंगाना का पठार। ये मुख्य पठार इसके दक्कन के पठारी क्षेत्र के अंदर माने जाते हैं। तो इस तरह से अपन ने दक्कन के पठारी क्षेत्र को देखा और शिलोंग मेघालय के पठारी क्षेत्र को अपने इसमें इस पूरे वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। इसके बाद बचेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? यहाँ तक हमने मेघालय का पठार देखा और दक्कन का पठार। पूरा दक्कन का पठार कई भागों में विभाजित है, उसको हमने एक एक करके सभी भागों को यहाँ पर देखा। ये वही सवाल मैं आपको लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। बाकी की रामायण पूरी यहाँ पर हमको गाने से कोई फायदा नहीं है, कि वो बहुत ज्यादा हो जाता है और वो एग्जाम में कम आता है वो सवाल। हमको पीएचडी नहीं करनी इन पे, हमको वो सवाल यहाँ से निकालने होते हैं जो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। सामान्य जानकारी के लिए उनको याद करना है। यहाँ हमको एमए वाले पर्पज से एक एक चीज को नहीं पढ़ना। यहाँ पर एग्जाम में कौन से सवाल आएंगे उनके उद्देश्य से हमको सवाल लिखने होते हैं और समझना होता है। तो इस तरह से अपन ने मेघालय पठार देखा और दक्कन का पठार देखा। अब हम क्या करते हैं, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। इसके अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनको पढ़ेंगे। पर अगले लेक्चर में अपन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के हिस्से को पढ़ेंगे और उसके बाद अपन इस पूरे पठारी प्रदेश की जो पर्वतमालाएं हैं, जो पहाड़ियां हैं ना, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अरावली है, सतपुड़ा, विंध्याचल, इन पहाड़ियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।